बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, I am Professor Naveed Shehzad Lali from Superior College सरगोदा। आज बेटा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर, टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, इसकी डेफिनेशन, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या है इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और जो आयंस होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। इस तरीके से हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, और एंड पे कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे जिनकी मदद से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले बेटा हम डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो बेसिकली द अपरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन एन आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम। मतलब क्या है बेटा, एक आपके पास कोई भी एटम है, एटम एलिमेंट से बना है और एलिमेंट किधर मौजूद है, मॉलिक्यूल के अंदर। तो वहां पे जो हम उस आयन के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो चार्ज चेक करते हैं एटम का, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारे पास एग्जांपल है HCl की। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि रेड कलर हाइड्रोजन को शो कर रहा है और दूसरा जो कलर है सेकंड ब्लू कलर वो क्लोरीन -1। तो ये चीज शो कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन +1 और क्लोरीन -1। अब बेटा हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस क्या है। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली रेशो है किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर एंड नंबर ऑफ एटम्स। क्या मतलब है इसका, जरा एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास ये एल्यूमिना है Al2O3। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है। कैसे पता चला, क्योंकि आपके पास एल्यूमिनियम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो एल्यूमिनियम है कितने, 2। तो +3 यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आएगा +6। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 एटम्स है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि आपके पास शो किया गया है कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करनी है, ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और एल्यूमिना के अंदर एल्यूमिनियम के 2 एटम्स मौजूद हैं, तो आंसर कितना आया, +3। तो ये बेटा आपको चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन में नंबर में फर्क। अब नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स के अंदर ना 2 चीजें आती है, एक होती है बल्क फॉर्म, दूसरी आती है मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब बल्क फॉर्म में आपके पास एग्जांपल है डायमंड की, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, एक जॉइंट मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कार्बन की 0। मॉलिक्यूलर फॉर्म है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। तो मतलब क्या कि जो चीज फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी। क्यों 0 होती है, क्योंकि वो स्पीशीज जो आपके पास है बेटा वो न्यूट्रल है। जैसे अब कार्बन है तो कार्बन एक न्यूट्रल चीज है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ग्रुप नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से ग्रुप नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, उसका कितना होता है, +1। सेकेंड ग्रुप का +2, थर्ड ए ग्रुप का क्या है, +3। अब साथ एक एक एग्जाम्पल मेंशन है आपके पास। सोडियम है, ये पहले ग्रुप अल्कली मेटल से ताल्लुक रखता है, ये किसका आयनिक कंपाउंड मौजूद है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल साल्ट भी बोलते हैं, जो घरों के अंदर आम अमूमन यूज करते हैं हम। तो इसके अंदर सोडियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +1। इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड, बेटा मैग्नीशियम आपके पास जो है
ये बिलोंग करता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इसके अंदर जो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +2। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम सेम है, एक ही है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है, सेम होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा ग्रुप, थर्ड ग्रुप, जो कि बोरॉन फैमिली है। इसका मेंबर एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड आपके पास मौजूद है बेटा। तो इस एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर आपके पास जो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +3। ओके, तो ये हमें शो कर रहा है कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आयंस की। अब आयंस की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। एक है मोनोएटॉमिक आयन, जिसके अंदर एक ही एटम इन्वॉल्व है, लेकिन वो चाहे कैटाइन है चाहे वो एनाइन है। इसी के से पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक से ज्यादा एटम मौजूद होते हैं। तो इसलिए हम मोनोएटॉमिक क्या डिफाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। जितना चार्ज होगा वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जांपल है पोटाशियम +1 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, +1। कैल्शियम +2 है, तो डेफिनेटली +2 होगी। एल्यूमिनियम +3, ब्रोमाइड आयन -1, सल्फाइड -2। पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर उसका हम अलजेब्रिक सम लेते हैं, और वो अलजेब्रिक सम जो होता है, जितना उस आयन के ऊपर चार्ज होता है उसके इक्वल होता है। एग्जाम्पल हमारे पास है सल्फेट आयन। अब अगर आप सल्फेट आयन के ऊपर गौर करें बेटा, तो इसके अंदर एक सल्फर एटम है, दूसरा ऑक्सीजन है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4 एटम्स हैं। और इस 4 एटम्स के अंदर कि हमारे पास ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, सॉरी -2 है, और सल्फर की कितनी है, +6 है। अब +6, अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से, तो ये कितना आंसर आया, -8। और उधर आपके पास क्या है, +6 है, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, -2। तो बेटा वही बात आ गई कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, उनके एलिमेंट्स का सम जो है वो चार्ज के इक्वल होता है उस आयन के ऊपर। जितना चार्ज है, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस के अंदर है। इस तरीके से आप फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, अमोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, सब के अंदर ये चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के हमारे पास 2 टाइप्स के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। वन इज कोवलेंट कंपाउंड एंड सेकेंड वन इज आयनिक कंपाउंड्स। अब कोवलेंट कंपाउंड्स क्या है, जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, और आयनिक कंपाउंड्स क्या है, जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड है। तो बेटा याद रखिएगा, कोवलेंट कंपाउंड्स हमेशा नॉन मेटल्स बनाती हैं। नॉन मेटल के साथ ही बॉन्ड बना रही होती है, और म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। तो इसलिए वो जिक्र कर रहा है नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स। अब क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास नॉन मेटल है, इसी तरीके से आपके पास जो नेक्स्ट एलिमेंट भी उसके साथ अटैच होगा वो भी क्या होना चाहिए, नॉन मेटल ही होना चाहिए। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 हाइड्रोजन की, जैसे कि हाइड्रोजन +1, और फ्लोराइड के केस में क्या है, -1। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, हमेशा बॉन्ड किस किस के दरमियान बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल। अब हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो डेफिनेटली इसके साथ कौन अटैच होगा, मेटल। तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब ये प्रॉपर मैंने फार्मूला नहीं लिखा Mg, वैसे H2 इसका फार्मूला बनता है। अब इसमें देखिएगा, हाइड्रोजन -1 है, सोडियम +1 है। इस तरीके से इसमें मैग्नीशियम +2, हाइड्रोजन तो -1 है, लेकिन हाइड्रोजन होती कितनी है मैग्नीशियम हाइड्राइड के अंदर, 2, तो 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो अब आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स के अंदर +1 या -1 क्यों होती है, इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आगे है कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं उनके अंदर भी जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होती है।
अब ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है या जब फ्लोरीन के साथ बनाता है तो उससे क्या डिस्टिंक्शन आती है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -2। फॉर एग्जांपल वाटर एक नॉर्मल ऑक्साइड है, इसे हम हाइड्रोजन ऑक्साइड भी पढ़ते हैं। अब हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ऑक्सीजन -2 है, तो दोनों का सम क्या है, 0, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड्स का हमेशा अलजेब्रिक सम किसके बराबर होता है, 0 के इक्वल होता है। इसी से बात करते हैं परऑक्साइड्स की। तो परऑक्साइड्स के केस में ये ग्रीन कलर से शो किया गया है कि हमारे पास क्या होती है, -1। ये H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, डिफरेंट एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं। बैरियम परऑक्साइड, तो 2 × 1 2 × -1, तो सम क्या आ गया, 0। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड के केस के अंदर क्या है आपके पास, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1/2। अब यहां पे एक एग्जांपल है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है। बेटा पोटाशियम क्या है, +1, क्योंकि पहले ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ऑक्सीजन की कितनी हमने बोली है, -1/2। तो और ऑक्सीजन है कितनी इस कंपाउंड के अंदर, 2 है, तो 2 × -1/2, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, +1 और -1, आंसर क्या आएगा, 0। तो ये हमारे पास डिस्कशन थी नॉर्मल ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स। अब बात करते हैं फ्लोरीन के साथ। ये एक एक्सेप्शनल केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसका नाम है, इसका फार्मूला जो है OF2 है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। यहां पे एक बात मैं बताता चलूं बेटा, जब भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होती है तो हम ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोल सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के अंदर आती है तो फिर हम उसे ऑक्साइड नहीं बोल सकते, बल्कि सिर्फ ऑक्सीजन ही बोलेंगे। तो इसलिए इसका नाम बनता है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसमें ऑक्सीजन है और फ्लोरीन कितनी है, 2, और फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो -1 है, तो आंसर कितना है ऑक्सीजन का, +2। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एक रूल है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरीके से असाइन कर सकते हैं, प्लस माइनस या नंबरिंग, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो OF2 के ऊपर लागू हो रहा है, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा याद रखिएगा, नॉन मेटल्स जो हैं वो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है। अब आपके पास वो नॉन मेटल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के अंदर होगी, और वो नॉन मेटल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव के अंदर होगी। तो अब जरा यहां पे आप गौर करें, OF2 के केस के अंदर बेटा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, तो लिहाजा फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस के अंदर और ऑक्सीजन की पॉजिटिव के अंदर। नेक्स्ट सिंपल कंपाउंड्स एंड न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, वो कोवलेंट भी हो सकते हैं और वो आयनिक भी हो सकते हैं। हम पहले जिक्र कर चुके हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जबकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो अब यहां पे हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड नॉन मेटल में बनता है, तो अब यहां पे 2 केस है। पहला केस जो है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल की कम है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो क्या है, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नेगेटिव। तो इसका अलजेब्रिक सम हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर का किसके इक्वल होगा, 0। सपोज HCl है, H क्या है, +1, Cl क्या, -1, तो अलजेब्रिक सम किसके इक्वल आया, 0 के। इसी तरह से आयनिक कंपाउंड के अंदर मेटल और नॉन मेटल में बन रहा है, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं ड्यू टू देयर ग्रेटर साइज, और नॉन मेटल क्या है, ड्यू टू स्मॉलर साइज क्या होती है, नेगेटिव। तो इसका भी अलजेब्रिक सम हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के ही इक्वल होगा। सपोज सोडियम क्लोराइड है, सोडियम +1 और क्लोराइड क्या है, -1, तो अलजेब्रिक सम क्या है, 0 है। अब यहां पे हम कुछ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं मैंगनीज का, किसके अंदर, पोटाशियम मैंगनेट के अंदर और पोटाशियम पर मैंगनेट के अंदर। तो दोनों ही कैलकुलेशन है, जरा देखें। पहले केस में पोटाशियम है, रेड कलर से मैंने शो किया हुआ है, पोटाशियम मैंगनीज और 4 ऑक्सीजन है। अलजेब्रिक सम अभी हमने पढ़ा है कि 0 के इक्वल होगा।
अब पोटाशियम पहले ग्रुप से तल्लक रखता है तो +1, ये ऑक्साइड -2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, 4 टोटल एटम्स हैं तो कितना बन गया -8, -8 + 1 -7, और मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +7। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है K2MnO4। अब इस केस के अंदर आपके पास 2 पोटाशियम है, मैंगनीज 1 है, 4 ऑक्सीजन है। जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर कितना आता है +6 आता है। तो इसलिए बेटा जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है जरा ध्यान कर लेना है, एक तो आपको कंपाउंड्स के नाम आने चाहिए और दूसरा आपको उसको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास ये एक आइन है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा है कि अलजेब्रिक सम जो आइंस का होता है वो उसके चार्ज के इक्वल होता है। अब यही चीज हम यहां पे सल्फर की कैलकुलेशन करेंगे सल्फेट के अंदर, तो बेटा सल्फर +4 है ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। अब सम 0 के इक्वल नहीं होगा बल्कि -2 के इक्वल होगा। सल्फर +4 इंटू -2, तो आंसर कितना आ रहा है +6। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डिस्कशन करते हैं जो कि बेटा आप स्टडी कर चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह। तो एक चीज बताता चलूं कि बच्चा समटाइम्स सोचता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं हो सकती, तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, जहन नशीन कीजिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकती है। इंडिविजुअल एटम की, इंडिविजुअल एलिमेंट की फ्री स्टेट में तो 0 ही 0 है, लेकिन कंपाउंड के अंदर भी एलिमेंट 0 हो सकता है। यहां पे हम एग्जांपल ग्लूकोज की लेते हैं बेटा, इसमें कार्बन की अगर आप कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो कितनी आती है 0 आती है। इसी के से एसिटिक एसिड के अंदर 2 कार्बन की कैलकुलेट करते हैं तो ये भी किसकी इक्वल आती है 0 की इक्वल आती है। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमेशा कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ये आपने बात माइंड में रखनी है। या जिनका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की हमेशा 0 होती है। अब कुछ मजीद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से, बातें जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहली बात है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किस ऊपर डिपेंड कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हायर है तो वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +6 है। अब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्योंकि सल्फर आपके पास छठे ग्रुप से तल्लक रखता है, तो छठे ग्रुप के अंदर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो आपके पास वैकेंसी कितनी है वैलेंस शेल के अंदर। सपोज एक चीज डिपेंड छठे ग्रुप से है, उसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, तो उसके पास वैकेंसी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है। जैसे कि यहां पे सल्फर की बात की जा रही है H2S, तो हमारे पास इस केस में सल्फर छठे ग्रुप से तल्लक रखता है, इस केस में भी छठा ग्रुप, इधर भी छठा ग्रुप, क्योंकि सल्फर जो है, लेकिन इधर +6 है, लेकिन यहां पे क्या है -2, क्योंकि यहां पे ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहां पे ये डिपेंड कर रहा है उसकी वैकेंसी कितनी। छठा ग्रुप है तो वैलेंस शेल पूरा करने के लिए उसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो लिहाजा नतीजा क्या निकला, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आप उसके वैलेंस शेल की वैकेंसी को देखेंगे। नेक्स्ट वन है ऑक्सीडेशन स्टेट और एसिडिक स्ट्रेंथ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। बेटा याद रखिएगा, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उस एसिड की एसिडिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास पर क्लोरिक एसिड है AClO4 है, तो बेटा क्लोरीन की इस केस में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इस केस में, और सबसे एंड पे हाइपोहेलस एसिड है तो इसकी सबसे कम है +1, तो इसलिए ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। और नेक्स्ट वन है कोवलेंट कैरेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। जो PbCl2 ये आयनिक इन नेचर है, लेकिन PbCl4 क्या है, कोवलेंट इन नेचर है। तो बेटा याद रखिएगा, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। तो PbCl2 के केस में +2 है और Pb+4 के केस में आपके पास +4 है। तो लिहाजा हमारे पास ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट
greater is the covalent character. Smaller is the oxidation state या lower oxidation state, greater is the ionic character. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैल्वानिक सेल या वोल्टेक सेल. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के हवाले से. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि गैल्वानिक सेल है क्या. द सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड गैल्वानिक सेल. पहली बात, ये स्पॉन्टेनियस चेंज है, इसके अंदर हमें किसी भी किस्म से एक्सटर्नल सोर्स से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती. और इसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. और जो मेन चीज है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और सेकंड वन, दिस वन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. हमारे पास एक एग्जांपल है डैनियल सेल की, जो कि जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन होता है. इसमें इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर के होते हैं और इन्हीं का सॉल्यूशन यूज किया जाता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, इसमें कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें 2 हाफ सेल्स होते हैं. एक ये जिंक वाला पोर्शन है जिसको हम एनोडिक पोर्शन बोलते हैं, और दूसरा कॉपर वाला, इसको कैथोडिक रीजन बोलते हैं. और इनको आपस में जो जोड़ा जाता है वो एक साल्ट ब्रिज के जरिए जोड़ा जाता है. ठीक है. अब इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड जो है ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये किसका बना हुआ है, कॉपर का. टेम्परेचर हमारे पास रूम टेम्परेचर होगा 25 सेल्सियस के ऊपर, यानी कि 298 केल्विन के ऊपर काम करेंगे. जिंक वाले हाफ सेल के अंदर जिंक का 1 मोलर सोल्यूशन होगा, यानी कि जिंक सल्फेट, और कॉपर वाले पोर्शन के अंदर कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन होगा. जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो जिंक के आयंस होंगे, सल्फेट आयंस और जिंक आयंस होंगे, और इस पोर्शन में कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस मौजूद होंगे. लेफ्ट हाफ सेल जो है वो जिंक है और राइट हाफ सेल जो है वो क्या है, कॉपर है. अब लेफ्ट हाफ सेल के अंदर जिंक मेटल है और जिंक सल्फेट का ही 1 मोलर सोल्यूशन है, यानी कि जो मेटल भी आपने यूज करनी है उसी का 1 मोलर सोल्यूशन यूज करना है, उसी के साल्ट का. तो यहां पे हमारे पास जिंक मेटल यानी कि जो इलेक्ट्रोड है और दूसरा जो जिंक आयंस है यानी कि जो सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, इनके दरमियान एक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है. यानी कि हमारे पास जिंक क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले में जिंक आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस जिंक सॉलिड फॉर्म में आ रहे हैं. तो इनके दरमियान एक केमिकल इक्विलिब्रियम आता है. अब जो राइट हाफ सेल है उसके अंदर कॉपर की स्ट्रिप हम यूज करते हैं, कॉपर मेटल, और उसी का 1 मोलर सोल्यूशन होगा. सॉरी, यहां पे कॉपर सल्फेट आएगा, कॉपर सल्फेट मेंशन होगा. तो कॉपर और कॉपर मेटल के दरमियान, कॉपर आयंस के दरमियान क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा. ये एक्वस फॉर्म में है, यानी कि उसका जो 1 मोलर सोल्यूशन है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. इधर आ जाता है कॉपर मेटल बना देता है सॉलिड फॉर्म में, फिर ये जब कॉपर रिवर्स में जाता है तो फिर इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है. अब इसमें हमारे पास 2 हाफ सेल्स हमने अटैच किए हैं, एक कॉपर वाला दूसरा जिंक वाला, थ्रू साल्ट ब्रिज. तो साल्ट ब्रिज का असल में मकसद क्या है, यहां पे कुछ पॉइंट्स होंगे. पहली बात तो ये डायरेक्ट जो मिक्सिंग होती है ना 2 सोल्यूशन, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, उससे अवॉइड करवाती है, यानी कि दोनों को डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इन टच नहीं होने देती. और दूसरा, इनके दरमियान बेसिकली अगर ये बाउंड्री मौजूद ना हो, ये ब्रिज मौजूद ना हो, तो आपका जो सेल है, हाफ सेल्स जो हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनका कनेक्शन खत्म हो जाता है. अब सेल की हमने वर्किंग देखनी है. वर्किंग में हमारे पास बेसिकली डिस्चार्जिंग प्रोसेस है, यानी कि हम सेल है उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं. हमारे पास कोई बैटरी चार्ज फॉर्म है तो हम उसको डिस्चार्ज कैसे कर रहे हैं. हमारे पास एनोड है, दूसरा कैथोड है. तो एक चीज बेटा याद रखिएगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है. अब हमारे पास जो एनोड है वो जिंक मेटल है. जिंक मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास टॉप पे है, जबकि कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है. ऊपर वाला हमेशा एनोड के तौर पे काम करता है और नीचे वाला हमेशा कैथोड के तौर पे काम करता है.
अब एनोड हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैथोड हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कैथोड के ऊपर जो है। अब जो हमारे पास जिंक है, जिंक की टेंडेंसी ज्यादा तो लिहाजा ये ऑक्सीडेशन करेगा, कॉपर की टेंडेंसी कम है तो लिहाजा उसका जो सॉल्यूशन के आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और रिडक्शन शो करेंगे। अब जो लेफ्ट हाफ सेल है उसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल गए और वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कैथोड वाले रीजन में जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि पॉजिटिव तो खत्म हो रहे हैं, तो बाकी क्या बचे, नेगेटिव। यानी कि लेफ्ट बीकर पे पॉजिटिव एक्यूमुलेट हुआ है, राइट वाले बीकर के अंदर नेगेटिव एक्यूमुलेट हुआ है। अब इसमें हमारे पास वो कहता है जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता रहता है, डिसॉल्व हो जाता है सोल्यूशन के अंदर, पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते हैं। लेकिन इधर क्या हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट होता जाता है किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। अब हमारे पास सल्फेट आयंस की एक्यूमुलेशन इधर है और जिंक आयंस की लेफ्ट साइड पे है। ओवरऑल रिएक्शन जब हम बात करते हैं तो जिंक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जब इकट्ठे करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इस सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं? सबसे पहले लेफ्ट वाला पोर्शन एनोड को लिखते हैं, फिर राइट पोर्शन कैथोड का होता है। ये कन्वेंशन है कि लेफ्ट पे एनोड होगा, राइट पे कैथोड होगा। अब जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक्वस फॉर्म में जा रहा है और वो एक्वस फॉर्म क्या मौजूद है, 1 मोलर सोल्यूशन है। ये जो पैरेलल लाइंस हैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सॉरी पैरेलल लाइंस हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसमें ये कॉपर है 1 मोलर और कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिडक्शन करता है तो कॉपर मेटल बना देता है। तो दिस रिप्रेजेंटेशन मींस साल्ट ब्रिज, ठीक है। और हमारे पास ऑक्सीडेशन वो हम पहले देख चुके हैं, जिंक के ऊपर हो रही है और रिडक्शन किधर हो रही है, कॉपर के ऊपर। अब नेक्स्ट देखते हैं साल्ट ब्रिज। अब इसकी प्रॉपर हम वर्किंग देखेंगे साल्ट ब्रिज की। अब हमारे पास एक यू शेप ग्लास ट्यूब है, शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है और इसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, किसका भला, पोटाशियम क्लोराइड और पोटाशियम नाइट्रेट, और एक जेलीनुमा मिक्सर के साथ ये क्या किया होता है, मिक्स किया होता है। इसका मकसद क्या होता है, 2 हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करना, और इसके नीचे ना कॉटन प्लग लगाते हैं ताकि ये जो जेलीनुमा मिक्सर बना पड़ा है ये बाहर ना निकल आए। अब जो लेफ्ट बीकर उसमें हमने बोला पॉजिटिव चार्ज की एक्यूमुलेशन है और राइट वाले बीकर में नेगेटिव चार्ज की एक्यूमुलेशन है। अब बेसिकली हमने इस साल्ट ब्रिज ने क्या करना है, एक साइड पे ज्यादा पॉजिटिव को नहीं इकट्ठे होने देना, दूसरी साइड पे ज्यादा नेगेटिव को नहीं इकट्ठे होने देना, यानी कि उसका जो झुरमट सा बन जाता है वो इसने नहीं होने देना। तो ये साल्ट ब्रिज अलाउ करती है नेगेटिव आयंस यानी कि सल्फेट आयंस को माइग्रेट करती है राइट बीकर टू लेफ्ट बीकर, और उधर से आगे से जिंक होता है तो जिंक और सल्फेट आपस में मिलकर जिंक सल्फेट बना देते हैं। अब अगर साल्ट ब्रिज आपके पास मौजूद नहीं है, इसका मतलब एक्यूमुलेशन जो चार्जेस की है, नेट चार्जेस की है, वो रिएक्शन को स्टॉप कर देगी, फर्दर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगी तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनना बंद हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन क्लोज हुई है, इसका मतलब रिएक्शन स्टॉप हो चुका है। जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो हमने देखा गैल्वानिक सेल के अंदर अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है तो इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब जो गैल्वानिक सेल है इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई अमल दखल नहीं होता, बल्कि केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अमल दखल होता है। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो प्रोडक्शन होगी, रिएक्शन प्रोसीड करेगा, केमिकल रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए हम इलेक्ट्रोलिटिक को नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जबकि वोल्टेक सेल या गैल्वानिक सेल के अंदर हम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें जो हमारे पास पॉइंट है, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम थोड़ा सा पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन मजीद हम इधर इसको डिस्क्राइब करते हैं। और एनोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड के ऊपर नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोलिटिक है और वो, इसमें काम उल्ट है। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होनी है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, चार्जेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम खुद डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का किससे अटैच करना है और नेगेटिव टर्मिनल किससे अटैच करना है। वो तो हमने खुद पॉजिटिव या नेगेटिव दिया। लेकिन इस केस में गैल्वानिक सेल के अंदर हमने रिएक्शन ने डिसाइड करके देना है कि पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा। हमने जिक्र किया कि जिंक की ग्रेटर टेंडेंसी है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की, डोनेट करने की, और कैथोड की क्या है, कम है। अब ये वो रीजन है जिसकी बेस पे एनोड और कैथोड खुद डिसाइड करते हैं, और ये सारा बेस किसके ऊपर कार्य होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो नीचे वाले का वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अब इस केस में हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पे है, यानी कि ऊपर है, और जो कॉपर है उसके मुकाबले में वो लोअर फॉर्म है, नीचे। अब जिंक की टेंडेंसी ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और कैथोड की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इसलिए एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, और जो साल्ट ब्रिज है उसके जरिए आइंस ट्रेवल करते हैं। तो ये बात क्लियर होगी आपको। तो आज के जो लेक्चर में हमारी बेटा डिस्कशन थी वो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसके रूल्स सारी डिटेल में, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो गैल्वानिक सेल के हवाले से था। इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है सेल की, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के साथ इसका कंपैरिजन है, साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। तो ये सारे जो पॉसिबल डिस्कशंस थी वो हमने कंप्लीट कर लिए बेटा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेड स्टोरेज बैटरी, या इसे हम लेड एक्यूमुलेटर बैटरी भी बोलते हैं। तो लेड एक्यूमुलेटर बैटरी जो है ये हमारे पास एक सेकेंडरी सेल है, यानी कि रिचार्जेबल है, हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं। ये जो कार बैटरी, यूपीएस बैटरी, मोटरसाइकिल के अंदर बैटरीज वगैरह लगी होती हैं, तो ये लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं। और इसमें से इसकी जो चार्जिंग प्रोसेस है, हम इसमें से डायरेक्टली करंट पास करके इसको चार्ज कर सकते हैं, और जो चार्ज सेल कर चुके होते हैं उसको दोबारा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास टर्मिनल्स शो किए गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि एनोड और कैथोड ये आपस में जुड़े होते हैं, और इसमें जो हर एक ये सेल बना हुआ है तो इसके अंदर ये इस तरीके से प्लेट्स जुड़ी होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमारे पास जो एनोड है वो स्पॉन्जी लेड का है, जबकि कैथोड क्या है, लेड ऑक्साइड का बना हुआ है, और इनके दरमियान जो है वो एक्वस सोल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, जो कि 35% होता है। अब देखते हैं हमारे पास इसकी जो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो एनोड है वो क्या है, नेगेटिव प्लेट जो लेड का बना हुआ है, स्पॉन्जी लेड का, और ये 6 प्लेट्स लगी होती हैं, और ये जो 6 प्लेट्स होती हैं ये नेगेटिव होती हैं। और इसी तरीके से जो कैथोड है लेड डाइऑक्साइड का बना हुआ है, तो ये भी 6 प्लेट्स होती हैं, लेकिन ये प्लेट्स क्या हैं, पॉजिटिव, यानी कि स्पॉन्जी लेड की जो प्लेट्स हैं वो हमारे पास नेगेटिव होंगी, और ये क्या है, पॉजिटिव। अब हमारे पास इसके दरमियान जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या मौजूद है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कितने मोलर है, 3.2 मोलर। और इसका जो 30% सोल्यूशन है, इसका मतलब 30% सल्फ्यूरिक एसिड है, 70% क्या है, वाटर है, और इसकी जो डेंसिटी है बेटा वो 1.25 ग्राम पर cm³ है। अब इसमें हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इनको आपस में एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, और ये कितने वोल्ट्स, जो एक सेल है वो 2 वोल्ट्स चार्ज डिस्चार्जिंग, मतलब कि जब डिस्चार्ज करते हैं तो 2 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने कहा है कि हमारे पास टोटल जो है वो 6 सेल्स हम कनेक्ट करते हैं,
तो एक सेल अगर 2 वोल्ट देता है तो 6 सेल्स हमें बेटा 12 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। अब हमारे पास डिस्चार्जिंग प्रोसेस है, यानी कि हम जो यूटिलाइज करते हैं चार्ज बैटरी को, तो उस वक्त कौन कौन से रिएक्शन लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर होते हैं, तो इसको जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एनोड की। तो एनोड जो है वो लेड बना हुआ है, स्पॉन्जी लेड है। तो ये लेड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो क्या शो करती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करती है। तो ये लेड आयंस उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। अब यही जो लेड आयंस हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, तो उसके क्या मौजूद है हमारे पास, सल्फेट आयंस। और वही सल्फेट आयंस, ये लेड आयंस उनके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, सॉलिड लेड सल्फेट। और ये बेटा लेड सल्फेट जो है, ये जो आपके पास स्पॉन्जी लेड है उसके ऊपर जाके क्या होगा, डिपॉजिट एज अ लेड सल्फेट के तौर पे। अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं यहां पे, जो ऑक्सीडेशन हुई है, ये हमारे पास जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें जाते हैं, उससे पास करते हैं और एक्ट करते हैं एज अ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि कैथोड के ऊपर क्या क्या काम होता है। कैथोड के ऊपर आपको पता है, कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है। अगर उधर एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो यहां पे क्या होंगे, गेन। तो यहां पे लेड डाइऑक्साइड, जो हमारे पास ऑक्साइड ऑफ लेड मौजूद है, ये एक्ट करता है एज अ कैथोड। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उधर सल्फेट आयंस यूज हुए एनोड के ऊपर, तो यहां पे क्या होंगे, उसके H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस। अब जब ये इसके साथ रिएक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये क्या बनाता है, एक्वस लेड आयंस बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, वाटर। अब ये वाले जो लेड आयंस हैं, ये सल्फेट आयंस के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या बना देते हैं, लेड सल्फेट। और ये वाला लेड सल्फेट किसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड के ऊपर। अब एनोड के ऊपर भी प्रोडक्ट लेड सल्फेट है, कैथोड के ऊपर भी प्रोडक्ट क्या बन रही है, लेड सल्फेट। और दोनों अपने अपने रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाके क्या हो रहा है, लेड सल्फेट क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। अब हम ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। जब इन दोनों रिएक्शंस को, एनोड और कैथोड के रिएक्शंस को कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन रही है, लेड सल्फेट, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर। यानी कि अब हमारे पास ना लेड है ना लेड डाइऑक्साइड है, सिर्फ क्या मौजूद है, लेड सल्फेट। अब इस लेड सल्फेट ने क्या किया हुआ है, दोनों इलेक्ट्रोड्स को कवर किया हुआ है, एनोड को भी कैथोड को भी। जब ये ओवरऑल कवर कर रहेगा, इसका मतलब फर्दर ना ऑक्सीडेशन होगी ना रिडक्शन होगी। इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप। रिएक्शन स्टॉप होने का मतलब है क्या है, कि हमारे पास जो आपका सेल है या जो बैटरी है उसकी चार्जिंग, हम कहते हैं जी चार्जिंग खत्म होगी, 0% है। इसका मतलब अब फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, रिएक्शन वहीं पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब हमारे पास, क्योंकि ये बैटरी सेकेंडरी सेल है, इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, तो अब हम देखेंगे रिचार्जिंग का प्रोसेस। जब डिस्चार्जिंग हो रही थी तो वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस चेंज आ रही थी, उसमें हमें कोई भी किस्म की कोई एक्सटर्नल ऐड नहीं करनी पड़ रही थी। लेकिन रिचार्जिंग के अंदर आप देखते हैं कि हम उसको सर्किट से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम उसे प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो डिस्चार्जिंग के अंदर सारा प्रोसेस हुआ है, अब वो सारा रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। पहले अगर लेड सल्फेट उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है, तो अब वही लेड सल्फेट डिकम्पोज होगा। अब देखिएगा, रिचार्जिंग में जो एनोड है और कैथोड, उसके रिएक्शन क्या हो जाएंगे, रिवर्स। जहां पे पहले ऑक्सीडेशन हो रही है, अब क्या होगी, रिडक्शन होगी। यानी कि द रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड्स आर रिवर्स्ड एंड सेल बिगिंस टू रिचार्ज एंड ऑपरेट लाइक अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। पहले क्या था, गैल्वानिक सेल की तरह एक्ट कर रहा था, स्पॉन्टेनियस चेंज आ रही थी, लेकिन अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा और रिचार्जिंग होगी, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज होगी। तो हमारे पास जो एनोड है, एनोड हमारे पास क्या था, वो लेड डाइऑक्साइड की प्लेट थी। अब इसके ऊपर वही लेड सल्फेट है, वाटर है।
अब ये जब रिवर्स हुआ तो इसने क्या बनाया, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आइंस, सल्फेट आइंस, और वही दोबारा लेड आइऑक्साइड बन गया। और साथ में क्या हो रही है, ये एक ऑक्सीडेशन है, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं कैथोड की, लेड प्लेट, इसके ऊपर रिएक्शन होगा, वही लेड सल्फेट इलेक्ट्रॉन पहले लूज कर रहा था, मतलब कि लेड के ऊपर, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन लेड सल्फेट यहां पे करके, तो ये क्या बना देगा, लेड वो सॉलिड फॉर्म में, और साथ में क्या बना देता है, एक्वस सल्फेट आइंस, जो कि सॉल्यूशंस के अंदर मौजूद होंगे। जब ओवरऑल रिएक्शन करेंगे तो अब रीचार्जिंग में वही सारा प्रोसेस क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। अब इसमें हम बात करते हैं एसिड की डेंसिटी की। अब हमने देखा था कि हमारे पास जो पहले डेंसिटी थी, जब हम रिचार्ज मतलब कि चार्ज हुई पड़ी है बैटरी, तो उस वक्त थी 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन अब क्या है, डेंसिटी जब डिस्चार्ज करते हैं तो वो डिक्रीज हो जाती है, कितनी हो जाती है, 1.15, यानी कि कितना फर्क पड़ा, 0.10 का। अब ये फर्क क्यों पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे पास 35% सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, उसके जो सल्फेट आइंस हैं वो क्या हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं एनोड और कैथोड के साथ और लेड सल्फेट बना देते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जो एसिड की है वो डिक्रीज हो जाती है। उस कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से डेंसिटी आपकी क्या है, डिक्रीज हो जाती है, और ये कितने पे होती है, 1.15 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन जब आप उसको दोबारा रिचार्ज करेंगे तो वही डेंसिटी दोबारा क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि अब जब रिचार्जिंग होती है तो वही लेड सल्फेट आइंस बना देते हैं, जिसकी वजह से एसिड की कंसंट्रेशन दोबारा रीस्टोर हो जाती है। तो अब इसमें आपने देखा कि किस तरीके से रिचार्जिंग और किस तरीके से डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आपको पता है कि बैटरी 1-2 साल निकालती है, उसके बाद खराब हो जाती है जो आपकी लेड स्टोरेज बैटरी है। हालांकि बच्चा कहता है कि सर ये तो रिचार्जेबल है, सेकेंडरी सेल, इसको तो खराब नहीं होना चाहिए। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्रूसिव इन नेचर है, ये कुरेन करता है, ये डिके करता है। वो जो हमने स्पॉन्जी लेड वगैरह बनाए हुए हैं तो उसका ये डिके चलता रहता है, तो 1.5 साल के बाद उसकी जो लाइफ है बैटरी की वो फिनिश हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी खराब हो जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्यूल सेल्स। और फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, बातें ज़रा ध्यान से सुननी है। बेसिकली फ्यूल सेल्स गैल्वानिक सेल ही होते हैं, उसी की एक टाइप है, और इसके अंदर हमारे पास एक सेकेंडरी सेल है, एक रिचार्जेबल होता है, और इसके अंदर फ्यूल कंज्यूम होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब इसमें हमारे पास जो फ्यूल है जो हम यूज कर रहे हैं, जिसकी बर्निंग करवानी, कंबशन करवानी है, वो फ्यूल लिक्विड्स भी हो सकते हैं, वो गैसेस भी हो सकती हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन है, वो एग्जाम्पल्स क्या हैं, हाइड्रोजन है, मीथेन है, हाइड्राजीन है, अमोनिया है। इसी तरीके से जो हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेंट्स जो हम यूज कर सकते हैं वो क्या है, वो ऑक्सीजन है और एयर है, यानी कि इन गैसेस की ये जो फ्यूल्स है इनकी जो कंबशन होनी है या वो एयर की मौजूदगी में होनी है या ऑक्सीजन की मौजूदगी में होनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो फ्यूल और ऑक्सीडेंट्स हैं इनको हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड्स को, और बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स है वो पोरस होता है, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, और उसको एक्टिवेट किया जाता है इलेक्ट्रोड को किसकी मदद से, कैटलिस्ट की मदद से। कोई भी हम कैटलिस्ट आगे हम फर्दर देखते हैं। इसमें हमारे पास यहां पे हम जो एग्जांपल एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूल सेल है।
ये आपके पास डायग्राम है। ये वाला जो लेफ्ट पोर्शन है, इधर हमारे पास क्या है, एनोड रीजन है, और ये है कैथोड रीजन। अब एनोड रीजन में, एनोडिक रीजन में हमारे पास यहां से हम क्या चीज एंटर कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, और यहां से क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, और ये पोरस इलेक्ट्रोड हैं, और ये किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। और ये जो दरमियान वाला रीजन है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है, और इसमें हम मोस्टली जो फ्यूल सेल्स के अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। और फिर जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो वोल्ट मीटर में से जब करंट पास करेगा, वो ये शो करेगा कि फ्यूल्स जो हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हमारे पास हम देखते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट है। अब जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हॉलो ट्यूब्स हैं, और ये किससे बने हुए हैं, पोरस कार्बन से। और इंटीग्रेशन किसकी हुई होती है, प्लाटिनम की, और प्लाटिनम यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। अब एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, किसके अंदर होगा, वाटर के अंदर। और इस तरीके से ये जो कैथोडिक रीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसकी रिडक्शन होगी, तो ये क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएगी। अब ये हमारे पास हाफ सेल रिएक्शन है, एनोड यानी कि लेफ्ट पोर्शन, कैथोड यानी कि राइट पोर्शन, राइट हाफ सेल। अब लेफ्ट पोर्शन पे देखें, जो लेफ्ट हाफ सेल है, वहां पे क्या मौजूद है, हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड हमें कर रहा है, ओ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन गैस है, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बना रहा है, वाटर, और साथ में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। इस तरीके से जो कैथोड है, वहां पे क्या ऑक्सीजन है, वाटर जो प्रोड्यूस होता है, वाटर जो मौजूद है, इसके साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या करेगा, रिडक्शन, और क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयंस। अब ये ओवरऑल जब हम रिएक्शन देखते हैं, एनोड और कैथोड दोनों को देखते हैं, तो ये हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन बन रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसको प्रॉपर बैलेंस करने के लिए हम इस इक्वेशन को, जो लेफ्ट हाफ सेल की इक्वेशन, इसको 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो ऐसे फ्यूल सेल्स हम बनाते हैं, ये बहुत कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोवाइड करते रहते हैं, सप्लाई करते रहते हैं, और रिएक्शन कैरी रहता है। अब इसमें जब हम बात करते हैं फ्यूल सेल्स की एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस में हम देखते हैं कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिस्ट ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो खलाबाज होते हैं, खला के अंदर जाते हैं, जैसे नासा के मिशन के अंदर। तो इसमें जो वाटर प्रोडक्ट बन रही होती है, हाई टेम्परेचर के ऊपर ये वाटर बनेंगे वेपराइज फॉर्म में। अब ये जो वेपर्स हैं, फिर इनको क्या किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, और वो कंडेंस्ड वाटर जो एस्ट्रोनॉमिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी कि एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज किया जाता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है एनोडिक पोर्शन के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं, इनको कनेक्ट किया होता है, और सेवरल किलोवाट्स इसकी पावर होती है, यानी कि एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। और इन सेल्स का मकसद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, और दूसरा प्योर वाटर, क्योंकि जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वो वाटर इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी उसको रन करने के लिए। इसमें जो फ्यूल सेल्स होते हैं, ये बड़े लाइट वेट होते हैं, इजिली पोर्टेबल होते हैं, और ये सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और जो मेन पॉइंट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनती है वो पोल्यूशन फ्री होती है, यानी कि जो वाटर है वो क्या है, ड्रिंकिंग वाटर हम यूज इसीलिए करते हैं कि वो पोल्यूशन फ्री होता है, उसके अंदर कोई पोल्यूटेंट्स मौजूद नहीं होते। अब इसमें हमारे पास कुछ और फ्यूल सेल्स हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा है कि हमारे पास डिफरेंट फ्यूल्स यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास हम हाइड्रोजन की बजाय अमोनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया जब कंबशन होगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, तो क्या बनाएगा, वाटर, और साथ में क्या बनेगी, नाइट्रोजन गैस। तो यही वाटर जो है
हम क्या करते हैं एज अ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और नाइट्रोजन गैस वैसे ही आपको पता है इनर्ट होती है ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। इसी के से हम हाइड्राजीन यूज़ कर सकते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, कम्बशन होगी तो क्या बनेगा वाटर, और यही वो वाटर है जो पोल्यूशन फ्री होता है। जैसे कि मीथेन गैस है, ठीक है, तो इसमें भी कम्बशन होगी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो फ्यूल सेल्स होते हैं ये इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ऑलमोस्ट 75% जो फ्यूल की बॉन्ड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए इनको हम बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी डिस्कशन थी। इस चैप्टर में हमने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर्स किए, जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट था, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर के साथ डिफरेंस था। फिर हमने जो डिस्कशन की वो गैल्वानिक सेल था, उसकी वर्किंग थी, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन था। उसके बाद हमने जो डिस्कशन की वो हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी था। और उसके बाद जो हमने डिस्कशन की है और वो है फ्यूल सेल्स। तो ये हमने सारी कंप्लीट डिस्कशन की है बेटा। उम्मीद है आपको बातें पसंद आई होंगी और आप अपने कंसेप्ट्स को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है इसके रेलेवेंट तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिल जाएगा। या आपकी तरफ से सजेशन कोई है कि सर नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इस टॉपिक पे होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपकी जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाएगा और उस टॉपिक को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। बेटा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।